हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, एंड द टॉपिक नेम इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट कितने प्रकार के हैं, राइट? तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। और गाइस, ये एक रिविजन्स काइंड ऑफ लेक्चर्स होगा जो आप एग्ज़ाम से पहले भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। और एक मैं कोशिश करूँगा कि इसको 15 to 20 मिनट्स में इसको कंप्लीट करूँ, ताकि ये आपको हेल्पफुल रहे, कम समय में रिविजन्स कर पाएँ आप, राइट? सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम यहाँ देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट है क्या? तो कहा गया है कि मार्केट आर जनरली क्लासिफाइड इनटू अ प्रोडक्ट मार्केट एज वेल एज फैक्टर मार्केट। अब प्रोडक्ट मार्केट क्या है सर? तो प्रोडक्ट मार्केट बेसिकली क्या है? प्रोडक्ट मार्केट आर द बेसिकली मार्केट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज विच हाउस होल्ड्स बाय द गुड्स एंड सर्विसेज दे वांट फ्रॉम द फर्म। सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट मार्केट, आप कोई भी चीज़ आप खरीदना चाहते हो, राइट? आप कहीं भी सपोज आपको कोई सब्जी किराना चाहिए तो आप मंडी में जाओगे या आप मॉल से लोगे, जो रिलायंस फ्रेश वगैरह से जो होते हैं। तो प्रोडक्ट मार्केट ही ये होता है कि भैया जहाँ प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं आप वहाँ जाते हो, उस चीज़ को खरीदते हो। ये हो गया आपका प्रोडक्ट मार्केट। सेकेंड इज फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट अब हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो सेलर है, जो सप्लायर है, जो चीज़ों को बेच रहे हैं। तो यहाँ कहा गया है कि फैक्टर मार्केट्स ऑन द अदर हैंड आर दोज विच फर्म्स बाय द रिसोर्सेज दे नीड, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। तो उनको कोई भी अगर गुड्स एंड सर्विसेज, अगर गुड्स बेचनी हो या सर्विसेज देनी हो, तो उनके लिए आप उनको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो ये सब सारा कुछ मिला के वो एक बिजनेस तैयार करता है, ताकि जिस चीज़ को कस्टमर को, अपने ग्राहक को वो चीज़ें डिलीवर कर पाए। तो ये हो गया एक फैक्टर मार्केट। तो ये दो तरह के मार्केट हो गए। अब गाइज, इसमें हम चलते हैं। जनरली कहा गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज, टाइम वाइज, यस, समय के हिसाब से भी मार्केट को डिफाइन किया गया है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्या है, राइट? रेगुलेशंस क्या क्या है? हाँ, रेगुलेशंस भी लगते हैं, गवर्नमेंट की भी रेगुलेशंस है इस पर, वो हम आगे चल के देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस क्या है, स्मॉल है, लार्ज है, क्या है? टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन्स क्या है, राइट? तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। सो गाइज, हम पहला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। इसमें पहला पॉइंट है यहाँ पे लोकल मार्केट। लोकल मार्केट्स आप क्या समझते हैं? सिंपल है गाइज, लोकल मार्केट आप गए, आपको सडनली कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी, शैम्पू की ज़रूरत पड़ी, आप नहाने गए थे, आपको अरे यार मेरे को शैम्पू लगाना है, तो मुझे शैम्पू चाहिए। आप फटाफट कपड़े पहन के नीचे गए, दुकान में शैम्पू खरीद करके ले आए। लोकली आपको वो चीज़ें अवेलेबल है तो आप उसे लेकर के आए। आपको सब्जी की ज़रूरतें हैं तो आप लोकल मंडी में जाते हैं और खरीद करके लाते हैं। तो ये हो गया एक तरह काइंड ऑफ लोकल मार्केट, जिसमें कहा गया है जनरली इसमें हाईली पेरिशेबल गुड्स होते हैं, बल्कि आर्टिकल्स होते हैं। पेरिशेबल गुड्स का मतलब है जो जल्दी ख़राब होने की संभावना रहती है, उसको जल्दी जल्दी कंज्यूम करना आपको विद इन अ टाइम या विद इन अ डे के अंदर ही, राइट? और बल्कि आर्टिकल्स ट्रांसपोर्ट विच ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज अनइकोनॉमिकल कमांड इन लोकल मार्केट। मतलब ऐसा नहीं है कि भैया बहुत लंबी दूरी को डिस्टेंस मतलब आप जा करके खरीदोगे, ऐसा चीज़ नहीं होती। लोकल मार्केट में आपको एट रेंडमली जो चाहिए आप गए और लेकर के आ गए। दूसरा होता है गाइस यहाँ पे रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट क्या होता है? रीजनल मार्केट कवर द वाइडर एरिया सच एज द फ्यू एडजेसेंट सिटीज, पार्ट्स ऑफ स्टेट्स एंड क्लस्टर ऑफ स्टेट्स। रीजनल बेसिस पे मतलब किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में वो एक स्पेसिफिक रीजन में ही आपको मिलेगा, कहीं वैसे लोकली कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको आर्चिस का अगर अगर मान लो आउटलेट पे जाना है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपको हर जगह मिलेगा, उसको एक स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड एरिया में ही आपको वो आर्चिस के शॉप्स मिलेंगे जहाँ पे आप उस चीज़ को खरीद सकते हैं। सेम एज पिज्ज़ा बर्गर हो गया, वो भी एक डेजिग्नेटेड लोकेटेड एरियाज में होते हैं, राइट? जो रीजनल वाइज होते हैं, ब्रांचेज वाइज खोले जाते हैं, है ना? तो इसको बोला गया है रीजनल मार्केट। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए, ट्रेडिशनल आसामीज साड़ी। अब आसामीज साड़ी ऐसा तो नहीं है आपको हर स्टेट में मिलेगा, नहीं हो सकता। आपको या तो आसाम में मिलेगा या फिर जहाँ पे कोई स्पेसिफिक जगह में ट्रेड फेयर लग रहा हो, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें अवेलेबल मिल सकती है। ऑनलाइन आज के डेट में है, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हो। तो ये चीज़ है, ठीक। अब हम थर्ड जाएंगे, दैट इज नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट क्या हो गया यहाँ पे? व्हेन द डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी और सर्विस इज लिमिटेड टू द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। मतलब ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई कमोडिटीज़ हैं जिनकी डिमांड जो है वो क्या है,
डिमांड ज़्यादा है बट उसकी सप्लाई कम है, मतलब वो लेस प्रोडक्शन यहाँ पे कम हो रहा है बट उसकी डिमांड है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहेगी भैया ये चीज़ जो है हमारे भारत में ही बिके, पहले हमारे आम जनता को चीज़ें मिले, बाद में ही हम बात की बात सोचेंगे कि एक्सपोर्ट करना है नहीं करना। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिमांड ऑफ अ कमोडिटी और सर्विसेज लिमिटेड होती हैं, चीज़ें उतनी ज़्यादा वे में प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं की जाती, इसलिए इन पे गवर्नमेंट के कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं कि भैया इसको हम लोकल मार्केट मतलब अपनी नेशनल मार्केट में ही बेचेंगे, राइट। कहा गया ट्रेड पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्ट द ट्रेडिंग ऑफ अ कमोडिटी टू विद इन द कंट्री, फॉर एग्जाम्पल लाइक हिंदी बुक में हैव अ नेशनल मार्केट इन इंडिया। ऑब्वियसली बात है, हिंदी जो किताबें हैं वो हमारे मार्केट में ही पढ़ी, मतलब हम इंडियंस ही पढ़ेंगे, कोई विदेशी तो उसको हिंदी पढ़ेगा नहीं, एक्सेप्शनल केस अलग चीज़ है, बट यहाँ पे ये चीज़ें की बना, तो ये हो गया नेशनल मार्केट। चौथा हम समझते हैं इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट हो गया जो आप ग्लोबल बेसिस पे जो ट्रेड देखते हो, लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, ये ग्लोबल बेसिस पे इनका ट्रेड चलता है, तो ये हो गया इंटरनेशनल मार्केट हो गया कि इंटरनेशनल मार्केट में इन लोगों की खरीद बिक्री की जाती है ना। अब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे मार्केट को डिफाइन किया गया, कैसे किया गया है। अब कह रहे हैं कि एक मिस्टर ऑल्फ्रेड मार्शल है जो कि ये चीज़ें बता रहे हैं कि एक होता है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट, लाइक फॉर एग्जांपल आप खुद भी समझ सकते हो, आप सब्जी लेकर के आए हैं तो उसको ऐसा तो नहीं 4 दिन में खाओगे, मेजरली आपका रहता है कि भैया 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर मैं उसको कंज्यूम कर लूँ। तो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट क्या रहता है कि अच्छा आप मंडी में गए, ऐसा भी नहीं कि मंडी 4 दिन तक लगी हुई है, ऐसा भी नहीं है, गए वो कुछ घंटों के लिए लगी रहती है, 4 घंटे 5 घंटे के लिए लगी रहती हैं, ठीक। तो मार्केट पीरियड एंड वेरी शॉर्ट पीरियड रिफर्स टू द टाइम विच सप्लाई इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें क्या होता है, सप्लाई जो फिक्स रहती है इसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक। कमोडिटीज लाइक हो गया यहाँ पे वेजिटेबल, फ्लावर्स, फिश, एग्स, फ्रूट्स, मिल्क, ये सब चीज़ें क्या है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट होता है। मतलब जैसे दूध आया तो दूध जो है आपने देखा होगा दुकान में दूध की सप्लाई जो होती है वो मॉर्निंग में की जाती है और शाम तक वो ख़त्म भी हो जाता है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर फ्रेश आता है दूध, सेम एज एग का भी होता है, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, दैट इज द यहाँ पे शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट। शॉर्ट पीरियड थोड़ा इससे उसकी ड्यूरेशन जो रहेगी ज़्यादा रहेगी, कैसे रहेगी, जिसमें स्लाइटली लॉन्गर देन द वेरी शॉर्ट पीरियड। इन दिस पीरियड सप्लाई ऑफ आउटपुट मे बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरियस फैक्टर। जैसे एग्जांपल देख लो यहाँ पे सीजनेबल मार्केट हो गया। अब सीजनेबल मार्केट क्या होता है, सर्दियों में आइसक्रीम तो आप बहुत ही कम ही खाते होंगे, गर्मी में आइसक्रीम लोग ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो एक तो वो सीजनल मार्केट हो गया। दूसरा हो गया दिवाली, दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स बिकते हैं, पटाखे वगैरह ज़्यादा वॉल्यूम में। एक्सेप्शन क्या है, जैसे क्रिकेट वगैरह कभी हो गया तो वो चीज़ें हैं, या फिर कहीं शादियों वगैरह के केसेस में जब लगन का जब टाइम आता है तो उस केस में इनका मार्केट जो होता है बूम करता है, मतलब काफ़ी इनकी अच्छी सेलिंग होती है। तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट के लिए होता है, दैट इज़ 1 महीने 2 महीने तक 3 महीने तक ये इनका मार्केट चलता है। अब हम चलते लॉन्ग पीरियड ऑफ मार्केट। लॉन्ग पीरियड ऑफ मार्केट इनसे थोड़ा ज़्यादा होता है इनका समय। कैसे हो गया, जैसे क्लोथ हो गया, शूज़ हो गया, आपने कोई आउटलेट शोरूम देखी है वहाँ पे क्लोथ्स की शोरूम है, एडिडास के शूज़ वगैरह हैं, तो ये लंबे टाइम तक ये चलते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ मार्केट है इनका, कस्टमर कभी भी आके इन सब चीज़ों को खरीद सकता है, राइट। तो ये चीज़ें हो गई एंड इसके एग्जांपल है क्लोथ्स हो गए, शूज़ हो गए, पल्सेस, ग्रेन्स, कार, ये भी चीज़ें हैं, तो इनका क्या होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ मार्केट होता है। अब हम चौथा चलते हैं यहाँ पे वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ मार्केट। लॉन्ग पीरियड ऑफ मार्केट लाइक जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, राइट, साइज ऑफ पॉपुलेशंस, कैपिटल सप्लाई, सप्लाई फ्रॉम मटेरियल, तो ये एक लंबे समय तक ये क्या करती है चीज़ें ये चलती रहती हैं लॉन्ग पीरियड। जैसे कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, आप देखिए हो कोई भी बिल्डिंग तैयार होने में कितना लगता है, आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें तो 6 महीना 1 साल, पहले ही ज़्यादा समय और लगता था, बट फिर भी अगर बड़ा कंस्ट्रक्शन है, मेगा कंस्ट्रक्शन है, तो उस हिसाब से इसमें टाइम ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ये हो गया आपका वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ मार्केट, राइट। अब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे मार्केट को क्लासिफाई किया है, कैसे, एक होता है स्पॉट और कैश मार्केट। अब सर ये स्पॉट क्या है, कैश मार्केट क्या है। कैश मार्केट सिंपल है, अगर मान लीजिए ये एक एयरपोर्ट है, अब मेरे को ये चाहिए तो मैं फटाफट क्या करूँगा, अगर मेरे पास शॉप अवेलेबल है इसका वन प्लस का, तो मैं वहाँ जाऊँगा, इसके ऑन द स्पॉट खरीद के कैश दूंगा और ये प्रोडक्ट ले आऊँगा घर। और अगर मैं ऑनलाइन परचेस करता हूँ तो वो अगर मिनिमम आपके 1 या 2 दिन के अंदर वो डिलीवरी दे देगा। तो ये स्पॉट मार्केट होता है। स्पॉट मार्केट का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ पैसा दिया और साथ के साथ आपने प्रोडक्ट खरीद लिया उसी समय, इसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। अभी देखिए यहाँ पे क्या है,
कि स्पॉट ट्रांजेक्शन स्पॉट मार्केट refers to those market where the goods are exchanged for a money payable either immediately or within a short period of time. For example, like grain sold in a mandi, obviously बात है at a current price and cash is payable immediately. आप गए खरीदे मंडी से कोई चीज़, आपको ग्रेन्स वगैरह चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, सब चीज़ें, राइट। ये हो गया आपके स्पॉट एंड कैश मार्केट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ अ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट। तो गाइस का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है फॉरेक्स का। आप जब फाइनल में जाओगे, राइट, जब फॉरेक्स का चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में अब यहाँ पे डॉलर करेंसीज की जो होती है ना, डॉलर, यूरोज, पाउंड्स, वो, राइट, इन सब पे खरीद बिक्री होती है। तो इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट में क्या होता है, बैंक्स के पास आप जाते हो, यहाँ पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो बैंक के साथ कि भैया अगर मैं मान लो एक्सपोर्टर हूँ ना, तो मैंने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करा है तो मेरे को पैसे मिलेंगे इंपोर्टर से। इंपोर्टर कौन है, वहाँ बैठा हुआ है। तो जब मुझे पैसा मिलेगा तो मुझे करेंसी गिरने या बढ़ने का डर रहेगा। अगर बढ़ेगा तो मेरा फ़ायदा होगा क्योंकि मैं एक्सपोर्टर हूँ, और घटेगा तो मेरे को नुकसान हो सकता है। तो मैं बैंक के पास जाऊँगा, एक कॉन्ट्रैक्ट करूँगा कि भैया इस रेट पे, इस जो 3 महीने का जो एक फॉरवर्ड रेट है उस पर क्या होगा, एक मैं एग्रीमेंट कर लूँगा कि रेट 3 महीने बाद जो मुझे मिलने वाले हैं वो अगर नीचे जाए या ऊपर जाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो रेट हमने फिक्स कर लिया मैंने और बैंक ने मिल करके, उसी रेट पे ही जब मुझे पैसा मिलेगा यूएसडी में, यूएस करेंसी में, तो मैं उसको कन्वर्ट करके आईएनआर में उतना ले आऊँगा। मतलब मैंने अपने रिस्क को यहाँ पे मिटिगेट कर दिया, रिस्क को मैंने कम कर दिया, ये कह सकते हो ख़त्म ही कर दिया। ये चीज़ें हैं। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, ये मतलब फ्यूचर मार्केट, मतलब जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, लाइक जैसे किसान है। किसान अगर मान लो कोई चीज़, अगर वीट अगर प्रोड्यूस करता है, तो वीट प्रोडक्शन में, प्रोड्यूस होने में तो समय लगता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने बोया और आपको मिल गया। वो 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना जो उनकी खरीफ फसल वगैरह जो होती हैं, राइट, तो उसमें क्या होता है, समय एक लगता है। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल कि 3 महीने बाद मैंने रिलायंस फ्रेश से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 3 महीने बाद ये गेहूं की फसल उगेगी, और जैसे उसकी जब कटाई होगी 3 महीने बाद, तो जो उस टाइम की जो रेट रहेगी वो हम दोनों आपस में मिलकर फिक्स कर लेते हैं, और 3 महीने बाद मैं आपको क्या कर दूंगा, यहाँ पे सप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, फ्यूचर मार्केट हो गया। हमने फ्यूचर में डिसाइड कर लिया प्राइस। तो ये हो गया फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशंस पे भी आता है। अब यहाँ पे देखो क्या सबसे बड़ा एग्जांपल आज के डेट में है स्टॉक मार्केट। सेबी, सेबी क्या करता है, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है, मार्केट को रेगुलेट करता है कि कोई इसको मैनिपुलेट ना करे, इसको कोई पैसा ज़्यादा, कोई अपना फेवरेबल, मतलब अपना होता है ना कि भैया दूसरे को बेवकूफ़ बना के पैसा ठग ली, या फिर मार्केट में कुछ ऐसा लूफुल किसी को पता चल जाए कि भैया हाँ ऐसे चीज़ें हैं, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है कि भैया पहले से इन्फॉर्मेशन पता होती है, फिर आप उसका उसी स्टॉक्स में, उस कंपनी के स्टॉक्स में हैवीली इन्वेस्ट करके फटाफट मुनाफा कमा के निकल जाते हो, मतलब आपने अपने प्रॉफिट कमा लिया। तो सेबी इन सब चीज़ों को मॉनिटर करता है और इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है इनसाइडर ट्रेडिंग्स वगैरह में भी। तो ये हो गया रेगुलेटेड मार्केट, जहाँ पे गवर्नमेंट की बॉडी जो वो रेगुलेट करती है मार्केट को कि किसी भी चीज़ का प्राइस जो है। अच्छा, आपने अपर सर्किट लोअर सर्किट भी सुना होगा। ऐसा तो किसी चीज़ में अगर अपर सर्किट जा रहे हो, प्राइस बढ़ते जा रहे हो, तो भी यहाँ पर रिस्क है। लोअर सर्किट जा रहा है बिना बात के, तो भी रिस्क है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ ना, वो डूबने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उनको लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो इसे कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट। अब आते हैं अनरेगुलेटेड मार्केट। अनरेगुलेटेड मार्केट जो फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं हम, यहाँ पे फ्री मार्केट होता है, कोई स्टिपुलेशंस नहीं, राइट, ऑन द ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल एक वीकली मार्केट, हाट बाजार जो होती है, वो सब सारे अनरेगुलेटेड मार्केट, मतलब जिसको अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट कहते हैं। आपने कहीं भी गए, आपको कुछ खाने का मन हो, मोमोज वगैरह, तो वो कहीं भी बिक रहे हैं, आप खा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। वॉल्यूम बिजनेस का लाइक होलसेल मार्केट, एक होता है रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट जहाँ पे बल्क में चीज़ें बिकती हैं। अब मान लो जैसे कोई सप्लायर है किसी चीज़ का, चप्पल जूते वगैरह का जो सप्लायर है, तो वो बल्क में बेचता है। किसको बेचता है, किसी छोटे और सप्लायर को बेचता है, ताकि वो फिर लोकली कहीं बेचे। तो एक तरह का B2B ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं होलसेल ट्रांजेक्शन, मतलब बिजनेस टू बिजनेस ही चलता है ये। तो होलसेल मार्केट में कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड इन बल्क एंड लार्ज क्वांटिटीज में बेचे जाते हैं, एंड द ट्रांजेक्शन जनरली टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स के बीच में ही। ठीक। रिटेल मार्केट, रिटेल मार्केट क्या होगा, जो रिटेलर है, यहाँ पे B2C का कंसेप्ट चलता है। ये देखिए, मतलब बिजनेस टू कस्टमर का, मैं होलसेलर से माल खरीद के लाता हूँ, मैं रिटेलर हूँ, और फिर मैं आगे फर्दर आपको, आप जो कस्टमर हो, मैं आपको बेच रहा हूँ। तो ये हो गया B2C ट्रांजेक्शन्स, दैट इज रिटेल मार्केट कहा गया ऐसे, राइट। सो गाइज अगर, और अच्छा एक और है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कॉम्पिटिशन्स के बारे में अभी हम देखेंगे। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, होता है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, राइट। इसके डिटेल में अभी हम समझेंगे। तो गाइज अगर आप तक बने हुए अभी
वीडियोस में, तो कृपया प्लीज़ चैनल को, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, राइट, एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर अब हम देखेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली इसमें देखिए, एक होता है, इसमें चार होता है। एक तो हो गया आपका परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली। ये काफ़ी बच्चे सुनते थे बट काफ़ी डाउट रहते हैं लोगों में, भाई क्या चीज़ है ये। अब हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में देखें। परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है? कैरेक्टर में मेनी सेलर्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट टू मेनी बायर्स। बहुत सारे सेलर हैं, राइट, और बहुत सारे ग्राहक को बेचा जा रहा है। सर बहुत सारे सेलर कैसे हो सकते हैं? यस, आप इसमें क्या है कि इसमें कोई मोनोपोली नहीं होगी, होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा, लाइक सेम तरह के गुड्स होंगे। ये जो टी शर्ट मैंने यहाँ पहनी हुई है, ये टी शर्ट कहीं और भी बिक रही है फॉर एग्जाम्पल, राइट। ये तो खैर ब्रांडेड है, बट मैं ऐसे कपड़े की बात कर रहा हूँ जैसे आप वहाँ जाते हो, बाजार जाते हो, तो जो एक टी शर्ट आपको 250 से 500 के रेंज में मिल रहा है, सेम दूसरी टी शर्ट दूसरे आउटलेट पे जाओगे यहाँ पे, उसमें भी आपको 300 से 500 के रेंज के अंदर ही मिलेगा। कहने का मतलब क्या है? एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल सेलर हैं और ग्राहक भी मल्टीपल है, तो प्राइस जो है यहाँ पे, प्राइस को आप ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो जो सेलर है वो प्राइस को जो रखेगा वो कांस्टेंट रखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। उस क्वालिटी की, उस प्राइस रेंज की जो प्रोडक्ट है वो मोस्टली वहाँ पे है, जितने भी सेलर हैं, जितने भी दुकानदार हैं उनके पास हैं। तो ऑब्वियसली ग्राहक क्या चाहे कि जहाँ मेरे को कम पैसे में, जहाँ पे मुझे अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए, मैं वहीं लूँ। तो यहाँ सेलर क्या करते हैं, यहाँ मल्टीपल सेलर होते हैं, प्रोडक्ट भी मल्टीपल होते हैं, सेम प्राइस रेंज में होते हैं, ग्राहक को ज़्यादा ऑप्शंस मिलता है। तो इसे बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। मतलब यहाँ पे सेलर जो है वो बिना मतलब अनठिकाना प्राइस नहीं बोल सकता ऊंचा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हाई प्राइस में चीज़ें बेच रहा हो, जिसकी औकात है 500 से 400 से 500 रुपये की औकात है, उसको 1000 रुपये में तो बेच नहीं सकता। तो ये चीज़ हो गया परफेक्ट कंपटीशन हो गया, जिसमें परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस एंड टेक्निकल, मतलब बायर को पता होता है भाई ये चीज़ें इतनी की मिलने वाली है। सेकंड चलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक का मतलब क्या हो गया, लाइक कि डिफर्स इन ओनली वन रेस्पेक्ट, नेमली देयर आर द मेनी सेलर ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट टू मेनी बायर्स। फॉर एग्जांपल शैम्पू मैन्युफैक्चर, डव की शैम्पू, हेड एंड शोल्डर हो गया, और भी ब्रांड के शैम्पू वगैरह हैं। तो ये अलग अलग कंपनीज के शैम्पू हैं। मतलब सेलर इसमें क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेलर हैं। प्रोडक्ट भी हमारा, लेकिन प्रोडक्ट क्या, शैम्पू है। अब वो अलग अलग ब्रांड के बिक रहे हैं, तो इसमें बायर भी होगा, वो क्या होगा, बायर भी अपना सेम ही होगा, डिफरेंट, मतलब प्रोडक्ट डिफरेंट। किसी में बोलते हैं ना कि भाई डैंड्रफ के लिए आप हेड एंड शोल्डर लगाओ, डब लगाओ, बाल को सिल्की रखने के लिए, फिर उसके बाद आपका और भी जो ब्रांड के आते हैं, ठीक, सनसिल्क वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक इसमें स्मार्टफोन की ऐप, स्मार्टफोन में भी आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, लाइक आईफोन हो गया, सैमसंग हो, रेडमी हो गया, ओप्पो हो गया। ये सब आज के डेट में बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आ गया मार्केट में। तो ग्राहक को क्या लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें यहाँ पे अलग अलग तरीके से हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है यहाँ पे। अगर आईफोन उस चीज़ की अगर वैल्यू 60,000 ले रहा है, तो सैमसंग सेम चीज़ की वो 50,000 ले रहा है, रेडमी वाला सीधे 20 से 25 ले आया, ओप्पो वाला 10 से 15,000 के अंदर ले आया। तो इस तरह की ये चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। ये हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया। अब चलते हैं मोनोपोली में। मोनोपोली क्या हो गया यहाँ पे? मोनोपोली इट इज सिचुएशन वेयर देर इज अ सिंगल सेलर प्रोड्यूसिंग फॉर मैनी बायर्स। लाइक फॉर एग्जांपल, एक ही सेलर है और मल्टीपल बायर है। एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ लिखा फेसबुक, फेसबुक का पेज एक ही है, मालिक भी एक है भैया, कंपनी भी एक है, कोई दुनिया में और कोई फेसबुक दूसरा है नहीं। लोग उसी पे समय वेस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी करते हैं, हालांकि मैं भी थोड़ा बहुत करता हूँ, ठीक, लेकिन फेसबुक नहीं चलाता। गूगल हो गया, गूगल सर्च इंजन लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, जो भी आप लैपटॉप खरीदते हो उसमें माइक्रोसॉफ्ट की विंडो ही लगी रहती है, कोई आप दूसरा उसमें सॉफ्टवेयर नहीं लगा सकते, विंडो नहीं लगा सकते, ये सब चीज़ें हैं। तो ये मोनोपोली हो गया एक तरह का। इंडियन रेलवेज़ हमारे सबसे बड़ी एग्जांपल है कि भारत में कोई दूसरा रेल ही नहीं चला सकता, वो गवर्नमेंट ही चलाएगी उसमें। तो ये एक मोनोपोली हो गई। अब हम चौथा चलते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है यहाँ पे? जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, मीडिया इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें। इसमें क्या कह रहा है? देयर आर द फ्यू सेलर्स सेलिंग कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट टू मेनी बायर्स। कुछ इसमें सेलर होते हैं जो बहुत सारे बायर्स को चीज़ें बेचते हैं। जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया, आज के डेट में कौन है? एक रिलायंस है, एयरटेल है, और वोडाफोन कहीं कहीं पे है। तो ये क्या, इनमें सेलर कम है बट ग्राहक बहुत ज़्यादा है। ये ओलिगोपोली मार्केट हो गया यहाँ पे। अब इसके हम देखते हैं इसमें डिफरेंसेस क्या क्या। देखिए क्या कह रहा है, डिस्टिंग यूजिंग द फीचर्स ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ मार्केट। पहला हम देखते हैं यहाँ पे, एक तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और मोनोपोली।
नंबर ऑफ सेलर परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया मार्केट का एग्जांपल्स, बाजार आप जाते हो तो वहाँ पे क्लोथ्स की शॉप पे जाते हो, मल्टीपल शॉप्स रहते हैं वहाँ पे, मल्टीपल चीज़ें आपको मतलब नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा रहते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज अमाउंट पे क्या रहता है, सेलर रहते हैं। कैसे रहते हैं, मोनोपोली हमने देखा जैसे कि स्मार्टफोन, अलग अलग कंपनीज मैन्युफैक्चर जो मोबाइल फोन्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं उसके अलग अलग कंपनीज हैं। ठीक है, ओलिगोपोली हो गया, दैट इज स्मॉल नंबर, कम होंगे थोड़ा सेलर। और यहाँ पे मोनोपोली में तो भैया एक ही बंदा है जो एक ही कंपनी है जो चीज़ें बेच रहा है। अब हम प्रोडक्ट के डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, अलग अलग टाइप के। तो परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं रहता, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट रहते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ओलिगोपोली में नॉन टू द सब्सटेंशियल, मतलब उतना कुछ खास नहीं, ठीक है, लिमिटेड रहती हैं यहाँ पे चीज़ें। मोनोपोली में एक्सट्रीम लेवल पे क्या रहा है, प्रोडक्ट की डिफ्रेंशिएशन। आईफोन है भाई, आईफोन तो खैर चलो मेरी एग्जाम्पल, मतलब सिंपल सी बात है, एक्सट्रीम लेवल पे प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन जहाँ पे मोनोपोली है। हाँ राइट, जैसे अब विंडो जो हमने सुना, मतलब जो देखा माइक्रोसॉफ्ट विंडो वगैरह, ये सब चीज़ें क्या है कि भैया एक्सट्रीम लेवल पे इनकी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, फेसबुक है, गूगल हो गया, यूट्यूब, चीज़ें, सब चीज़ें। फिर आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ फॉर्म। अब भैया डिमांड के बेसिस पे प्राइस का देखेंगे क्या होता है। अब यहाँ पे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि फर्म्स कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ गुड्स एट प्रिवेलिंग प्राइस। अब परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या होगा डिमांड तो भैया रहेगी और प्राइस भी सिमिलर काइंड ऑफ रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो द स्मॉल, क्योंकि अगर सेलर जो है ना स्मॉल अगर इंक्रीज करता है प्राइस में तो उसको हो सकता है कि डिमांड जीरो हो जाए उसका, इसलिए प्राइस उतना इंक्रीज नहीं किया जाता है। ठीक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज अमाउंट में दैट इज प्राइस को थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहती है यहाँ पे। अब यहाँ पे डिमांड इज हाईली इलास्टिक रहती है यहाँ पे। कंज्यूमर्स कैन चेंज फ्रॉम द वन ब्रांड टू अनदर। अगर प्राइस में जरा सा भी आप थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं तो हो सकता है कि आपका डिमांड कम हो जाए। क्यों? क्योंकि सेम चीज़ आपको दूसरे जो सप्लायर हैं वो दे रहे हैं उसी रेंज में ही। तो आप यहाँ पे प्राइस को उतना ज़्यादा मतलब बढ़ा नहीं, मतलब वो नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते यहाँ पे। तो क्वांटिटी आपकी क्या इलास्टिक ही रहेगी यहाँ पे, हाईली इलास्टिक रहेगी। स्मॉल में दैट इज पीपल बाय इवन द प्राइस चेंजेस। इसमें क्या होता है, स्मॉल में क्या है ना, ओलिगोपोली में, कि भैया अब जैसे गाड़ी है, गाड़ी की प्राइस अगर ऊपर नीचे जा रही है, राइट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, तब भी लोग खरीदते ही हैं। तो इसमें प्राइस स्लाइटली ऊपर नीचे होता है, 10-12 हज़ार 5 हज़ार के कुछ ना कुछ स्लाइटली ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो इसमें स्मॉल प्राइस की वो रहती है, इलास्टिसिटी रहती है, क्योंकि डिमांड इनका हमेशा रहता है बना हुआ। मोनोपोली में भी सेम रहता है कि भैया प्राइस वो कितनी भी रखें या घटाए या बढ़ाएं, उनका डिमांड वही रहने वाला है। तो इसमें भी स्मॉल रहते हैं डिमांड इनका। ठीक, प्राइस एंड डिमांड। फिर उसका डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कि जो हम मोनोपोली देख रहे हैं उसका सारा का सारा कंट्रोल है प्राइस के ऊपर, बढ़ाना कब है, घटाना कब है, ये सब चीज़ें। ओलिगोपोली में कुछ कुछ रहता है, राइट, मोनोपोलिस्टिक में भी कुछ रहता है, प्राइस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। बट परफेक्ट कंपटीशन में ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ता है, बढ़ता ही नहीं है। बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ग्राहक भाग जाएगा, कहीं और लेगा वो, इसलिए आप प्राइस को ज़्यादा परफेक्ट कंपटीशन में नहीं बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली हमने इसका फीचर समझा, इसका थोड़ा डिफरेंस हमने समझा कि भैया कहाँ पे किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट है। सो गाइज इतना मैं यहाँ पे अभी कवर कर रहा हूँ, ठीक, इतना टॉपिक। तो गाइज अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ। मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊंगा ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स करके, ताकि आपको रिविजन्स में काफ़ी हेल्पफुल रहे। सो गाइज बने रहे, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे यहाँ तक। जय हिंद, जय भारत।